Okay, so we are going to discuss restrictive lung diseases in detail. तो जो क्लासिफिकेशन हम फॉलो करने वाले हैं वो ये है कि फाइब्रोसिंग डिसऑर्डर्स एंड ग्रेनुलोमेटस डिसऑर्डर्स। फाइब्रोसिंग डिसऑर्डर्स जिसमें हमने पढ़ा कि इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस है, तो एक्चुअली जितने भी इडियोपैथिक पल्मोनरी लंग डिजीज़ हैं हम उनको फॉलो करने वाले हैं। तो इडियोपैथिक पल्मोनरी लंग डिजीज़ में सबसे पहला इडियोपैथिक इंटरस्टिशियल नमोनिया। ठीक है, अब इडियोपैथिक है अननोन इंटरस्टिशियल विद इन द इंटरस्टिशियल निमोनिया इज इन्फेक्शन, लंग इन्फेक्शन। सो उसके अंडर जो सब हेडिंग्स हैं दीज आर इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस एंड अदर दैन इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस। ठीक है, हम यहाँ पे आज इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और अदर देन के अंदर हमारे पास आता है डीस्क्वेमेटिक इंटरस्टिशियल निमोनिया, अक्यूट इंटरस्टिशियल निमोनिया, नॉन स्पेसिफिक इंटरस्टिशियल निमोनिया, रिस्पिरेटरी ब्रोंकियोलाइटिस, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, क्रिप्टोजेनिक ऑर्गेनाइजिंग निमोनिया एंड लिम्फोसाइटिक इंटरस्टिशियल निमोनिया। आउट ऑफ ऑल दीज we are just going to discuss the cryptogenic organizing pneumonia. Okay. ओके, सो इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस को हम क्रिप्टोजेनिक फाइब्रोजिंग एल्वेलाइटिस भी कहते हैं, जिसको हम यूजुअल इंटरस्टिशियल निमोनिया के हेडिंग में भी ला सकते हैं। ठीक है, नाउ इडियोपैथिक एंड क्रिप्टोजेनिक सेम मीनिंग, अननोन, राइट। नाउ क्रिप्टोजेनिक फाइब्रोजिंग एल्वेलाइटिस और यूजुअल इंटरस्टिशियल निमोनिया, इनको हमने एक साथ और इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस को इसलिए रखा है बिकॉज the radiological and histological findings are same, right। जो भी यूजुअल इंटरस्टिशियल नमूनिया के अंदर जो हमें फाइंडिंग्स मिल रही होती हैं वही फाइंडिंग्स हमें इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस के अंदर भी मिल रही होती हैं, राइट। Okay, so entirely it's an entirely pulmonary disease except for clubbing. 30% of all the restrictive lung disease ये constitute करता है, एंड वी नो दैट कि रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ में हमारे पास क्योंकि फाइब्रोसिस है, सो इलास्टिसिटी इज़ इंक्रीज एंड देयर इज़ लो कंप्लाइंस, लो फिलिंग, राइट। या दिस इज़ एन इंट्रिंसिक रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़। हमने ये भी कहा था कि देर आर सम इंट्रिंसिक कॉजेज़ एंड देर आर सम एक्सट्रिंसिक कॉजेज़, राइट। एंड सो दिस इज़ एन इंट्रिंसिक लंग डिजीज़। मेल में ज़्यादा है, स्मोकर्स में ज़्यादा है। द एज इज़ 40 to 70 years of age. In early course of the disease we have inflammation, in the late course we have fibrosis. सो हम कह रहे हैं कि पल्मोनरी इंटरस्टिशियल डिजीज़ और रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज, इंटरस्टिशियल डिजीज़। तो इंटरस्टिशियम है क्या? व्हाट इज़ अ पल्मोनरी इंटरस्टिशियम? इट्स एक्चुअली अ कलेक्शन ऑफ सपोर्ट टिश्यू। ठीक है, लंग के अंदर एक कलेक्शन ऑफ सपोर्ट टिश्यू है जो कॉन्स्टिट्यूट कर रहा होता है लाइक एल्वियोलर एपिथेलियम, जिसमें टाइप 1 एंड टाइप 2 न्यूक्लियोसाइड्स हैं। उसके बाद पल्मोनरी कैपिलरी एंडोथेलियम है। ठीक है, द रेड सेल्स, इनके अंदर RBC नज़र आ रहा है। ठीक है, उसके अलावा बेसमेंट मेम्ब्रेन है, पेरीवेस्कुलर एंड पेरीलिम्फेटिक टिश्यूज़ हैं। और इटियोलॉजी में हमें पता है कि दिस इज़ इडियोपैथिक। ठीक है, तो अननोन कॉज है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें अंडर दी हेडिंग इटियोलॉजी हम पढ़ सकते हैं, लाइक इट मे बी कॉज्ड बाय एब्स्टीन बार वायरस, और इट मे बी एन ऑटो इम्यून रिएक्शन, और मे बी वुड डस्ट, मेटल डस्ट, और गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ कैन कॉज इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस, राइट। Some patients with the familial pulmonary fibrosis कहते हैं there is maybe mutations that shorten the telomeres. कुछ म्यूटेशन है जिसकी वजह से शॉर्टन हो जाते हैं टीलोमर्स। टीलोमर्स क्या हैं? ये हमारे पास लगभग 200 से कम कुछ हमारे पास बेस पेयर्स होते हैं जो कि क्रोमोसोम्स पे एंड पे या फिर स्टार्ट पे अटैच होते हैं, एंड दीज आर कॉल्ड कैप्स ऑफ द क्रोमोसोम। ठीक है, तो वो क्रोमोसोम्स के इरोजन को, ठीक है, प्रिवेंट करते हैं, राइट। तो सो दैट ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन, ड्यूरिंग माइटोसिस फेज, तो वो नॉर्मली रेप्लिकेट करें। otherwise if there are shortened telomeres there will be fusion, sticking, or maybe mutations of when there is replication। mitosis phase में हमारे पास कोई ना कोई mutation, translocations chromosomes की हो सकती है, that maybe lead to neoplastic proliferation or maybe lead to cell death, cell senescence or cell death, right। तो होता क्या है जब हमारे पास टीलोमर्स, हमें पता है दैट कंट्रोल द सेल रेप्लिकेशन एंड शॉर्टनिंग ऑफ द टीलोमर्स इन एल्वियोलर एपिथेलियल सेल्स अंडरगो रैपिड सेनेसेंस एंड एपोप्टोसिस। इंटरेस्टिंगली एक ग्रोथ फैक्टर है दैट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा।
राइट, बीटा 1, जो कि नेगेटिवली रेगुलेट कर रहा होता है टीलोमरेज की एक्टिविटी को। टीलोमरेज इज एन एंजाइम दैट रेगुलेट द टीलोमर्स, ठीक है। सो अगर टीलोमरेज इट सेल्फ इज नेगेटिवली रेगुलेटेड तो टीलोमरेज कैन नॉट रेगुलेट द टीलोमर्स एंड टीलोमर्स में बी बिकम शॉर्टन, ठीक है। तो अगर हमारे पास टी जी एफ बीटा 1 म्यूटेटेड है, ठीक है, वो नेगेटिवली रेगुलेट कर रहा है टीलोमरेज की एक्टिविटी को। टीलोमरेज एक्टिविटी इज नेगेटिवली रेगुलेटेड, डाउन रेगुलेटेड, दैट लीड टू शॉर्टन टीलोमर्स एंड दैट कॉजेज एल्वेलर एपिथेलियल सेल सेनेसेंस और डेथ, thus facilitating the epithelial cell apoptosis and cycle of death and repair, right? अच्छा, तो एक और मॉलिक्यूल है जो कि ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा से रेगुलेट हो रहा है, इसकी वजह से डिस्टर्ब हो रहा है, दैट इज कैवलिन 1। कैवलिन 1 क्या है? एक प्रीडोमिनेंट स्ट्रक्चर प्रोटीन है कैवुलियाई की। कैवुलियाई एज द फ्लास्क शेप इन्वेजिनेशन, ये यही समझो कि हमारे पास जो भी सेल्स हैं उनकी जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इन्वेजिनेशंस में है, ठीक है। स्ट्रक्चर प्रोटीन है, क्या करते हैं कि कैवलिन 1 acts as an endogenous inhibitor of pulmonary fibrosis by limiting the transforming growth factor beta 1 induced production of extracellular matrix and restoring the alveolar epithelial repair process, ठीक है। तो वो ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा को लिमिट कर रहा होता है ताकि वो फाइब्रोसिस ना करवाए। अगर ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा खुद अगर म्यूटेटेड है, अगर वो बहुत ज़्यादा है, तो वो कैवलिन 1 को क्या करता है, वो शट डाउन करता है, वो उसको नेगेटिवली डाउन रेगुलेट करता है। तो जब खुद नहीं होगा तो उसको मना करने वाला भी कोई नहीं होगा, वो कैवलिन 1 को ही जो है वो डिस्टर्ब करता है, डाउन रेगुलेट करता है, ताकि कैवलिन 1 उसे लिमिट ना कर सके, राइट। Down regulation may be mediated by the ability of the transforming growth factor beta to attenuate the expression of the caveolin 1 in fibroblast। तो फाइब्रोब्लास्ट के अंदर वो कैवलिन 1 के एक्सप्रेशन को कम कर देता है। एंड ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा इज अ प्रो फाइब्रोटिक फैक्टर, राइट, एंड कैवलिन 1 इज एंटी फाइब्रोटिक। ओके, सो इन शॉर्ट एपिथेलियल एक्टिवेशन इंजरी वो क्या कॉज करवाता है? ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा 1 को वो एक्टिवेट करवाता है, दैट लीड टू शॉर्ट रिड्यूस टीलोमरेज एक्टिविटी एंड दैट लीड टू शॉर्ट टीलोमर्स एंड सेनेसिस एंड एपोप्टोसिस ऑफ द सेल्स। ये और क्या करवाता है? इट इनहिबिट द कैवलिन 1 इन फाइब्रोब्लास्ट। कैवलिन 1 इटसेल्फ, उसका फंक्शन क्या होता है? विच इनहिबिट द डिपोजिशन ऑफ द कोलेजन एंड एक्सट्रासेलुलर मैट्रिक्स। और खुद नहीं होगा तो फिर ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा के पास एबिलिटी और ज़्यादा हो जाएगी टू कन्वर्ट द फाइब्रोसाइट्स इनटू फाइब्रोब्लास्ट एंड मायोफाइब्रोब्लास्ट, ठीक है। फिर वो क्या करते हैं? डिपोजिशन करते हैं कोलेजन की और एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स की, दैट लीड अल्टीमेटली लीड टू पल्मोनरी फाइब्रोसिस। पैथोजेनेसिस क्या है? अर्ली हमने कहा कि इन्फ्लेमेशन कॉज करवाता है, लेट इट कॉजेज फाइब्रोसिस। अर्ली इन्फ्लेमेशन किस तरह कॉज करवाता है? अगर हमने कहा मे बी देयर मे बी इरिटेशन और मे बी गुड डस्ट और मे बी एनीथिंग लाइक गर्ड, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, तो रिपीटेड एक्सपोजर ऑफ इरिटेंट कॉजेज एल्वुलाइटिस। टाइप 1 न्यूमोसाइट को वो इन्फ्लेम करता है। उसके बाद क्या होता है कि इन्फ्लेमेशन लीड टू रिक्रूटमेंट ऑफ मैक्रोफेजेस एंड वेजोडाइलेशन। वेजोडाइलेशन कॉजेज फ्लूइड लीकेज एंड एडिमा, जिसकी वजह से हमें क्रैकल्स जो है वो सुनाई देते हैं व्हेन वी ऑस्कुलेट, राइट। मैक्रोफेजेस लीड टू इंक्रीज chemical mediator release like interleukin 8 and tumor necrosis factor, LT leukotriene B4, chemotaxis of the neutrophils वो cause करवाते हैं, eosinophils, fibroblasts lately lead to fibrosis and we know that how, what's the mechanism behind the fibrosis। What's the morphology of IPF? Grossly अगर देखें तो pleural surfaces of the lung are cobblestone. The cut surface shows fibrosis. तो हमें वो cut surface जो है firm rubbery white areas दिख रहे होते हैं mostly on the lower lobe. Microscopically अगर देखें तो patchy interstitial fibrosis होती है. Dense fibrosis causes the destruction of the alveolar architecture. Alveolar architecture is lost on the microscopic examination. Formation of cystic spaces which are lined by hyperplastic type 2 pneumocytes और bronchular epithelial, जिसको हम देख रहे होते हैं वो cystic space को वो एक honeycomb की तरह दिखाई दे रहा होता है। We call it honeycombing और honeycomb fibrosis. You can see that this is the honeycombing fibrosis or this is the cobblestone appearance. Honeycombing, we see the microscopic examination, this is the gross appearance of cobblestone appearance, ठीक है।
Now, there is mild to moderate inflammation within fibrotic areas, consisting mostly of the lymphocytes, few plasma cells, neutrophils, eosinophils, and mast cells. Foci of squamous metaplasia and smooth muscle hyperplasia may be present. Pulmonary arterial hypertension changes may be there, like intima की fibrosis होगी, media की thickening होगी, वो करवाएंगी hypertension. ठीक है, in acute exacerbation, diffuse alveolar damage is superimposed on the usual interstitial नमूनिया पैटर्न. ठीक है, जब अक्यूटली वो चीज़ एग्जिसब्रेट कर रही होती है, डिफ्यूज एल्वुलर डैमेज कॉज करवाती है, तो उसमें सुपर इम्पोज जो कंडीशन हमें दिखाई देती है, दैट इज यूजुअल इंटरस्टिशियल नमोनिया पैटर्न. This is the microscopic examination which is showing the honeycombing appearance cystic spaces. ठीक है, which are lined by type 2 pneumocytes. Clinical findings हमें क्या मिलेंगी? Symptoms and signs. Symptoms में हमें chronic dry cough. Dry why? Because we know that we cannot cough fibrosis. We cannot cough collagen. ठीक है, we can cough the mucus sputum but not collagen. So dry cough. Okay, shortness of breath is called dyspnea on exertion, and fever is also there. Signs में tachypnea है, increased respiratory rate है, mid to late inspiratory fine crickles at the lower lung bibasal जो कि होती है, ठीक है, और chest movement is decrease on both sides, percussion is normal, vesicular breathing, increase vocal resonance. जितने भी टर्म्स हैं, these are more clear when we do medicine. ओके, डायग्नोसिस. क्लिनिकली हम इसको डायग्नोज करते हैं बाय एक्सक्लूडिंग अदर्स. ठीक है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, अल्टीमेटली या इट इज़ इडियोपैथिक. सो इज इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस. ठीक है, सीरम लेवल्स हम क्या चेक करते हैं? अक्यूट फेज प्रोटीन चेक करते हैं, लाइक एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज एंड rheumatoid factors which are decreased, and bronchoalveolar lavage इंक्रीज मैक्रोफेजेस एंड न्यूट्रोफिल्स. जब हम ब्रोंकियल लवाज कहते हैं तो मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल्स हमें मिलती हैं. ठीक है, इंक्रीज. एंड पीएफटीज वी नो दैट रिस्ट्रिक्टिव पैटर्न है, डिक्रीज ऑल वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज, डिक्रीज FEV1 एंड FEV proportionally. So the ratio is normal or maybe it increased. DLCO, that is diffusing lung capacity of carbon monoxide, it is decreased. We know that. Why? Because intrinsic problem है, destruction है. ठीक है, और architecture is lost, there is no diffusion, proper diffusion नहीं है, तो DLCO is decreased. Pressure volume low, decreased compliance show करता है, and it's low, right? Flow volume loop is right shaped. We know that restrictive right, okay, restrictive R, right R. So flow volume loop show right shift, showing the restrictive pattern of lung disease. ABG जब हम करते हैं, there is respiratory alkalosis. Why? Because increased pH due to decreased partial pressure of carbon dioxide. ठीक, because the diffusion is decreased, and there is because of tachypnea. Because of dyspnea, we have decreased partial pressure of carbon dioxide, and bicarb and partial pressure of oxygen is because of decreased DLCO. So decreased partial pressure of carbon dioxide due to dyspnea, decreased partial pressure of oxygen due to decreased DLCO, that lead to increased pH, causes respiratory alkalosis. ठीक है, चेस्ट एक्सरे में हमें क्या दिखाई दे रहा होता है? अर्ली वी हैव डिफ्यूज इंटरस्टिशियल इन्फ्लेमेशन एंड लेटली हनीकॉम्ब अपीयरेंस. ठीक है, ये आपको हर रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज मोस्टली आपको यही चीज़ें मिलेंगी. ठीक है, अच्छा, हाई रेजोल्यूशन CT में हमें अर्ली जो अपीयरेंस है, दैट इज़ ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस, एंड लेट वी कैन सी हनीकॉम्ब अपीयरेंस कांस्टेंट. बायोप्सी. बायोप्सी रूटीनली वैसे हम करते नहीं हैं, but it's most accurate. Okay, so distinguish the infection and vasculitis, because giving immunosuppressant can cause exacerbation of that diseases. ठीक है, हम उनको बायोप्सी इसलिए करते हैं ताकि हम उनको डिस्टिंग्विश कर सकें कि इन्फेक्शन या वैस्कुलाइटिस तो नहीं है, क्योंकि हम अगर इम्यूनोसप्रेशन देंगे तो अगर इन्फेक्शन या वैस्कुलाइटिस है तो वो और मज़ीद बढ़ जाएगी. ठीक, प्रोग्नोसिस इज़ इट्स नॉट दैट गुड नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है. दैट्स 3 to 5 years when diagnosed. Complication lead to cor pulmonale, right sided heart failure. ट्रीटमेंट. ओके, अर्ली अगर है तो ट्रीट कर सकते हैं, बिकॉज फाइब्रोसिस को हम रिवर्स तो नहीं कर सकते हैं, इन्फ्लेमेशन को हम रिवर्स कर सकते हैं. सो फॉर द इन्फ्लेमेशन वी गिव स्टीरॉइड्स 40 to 60 mg फॉर 6 to 8 weeks, followed by 5 to 10 mg per gram or per day
always with combination with the azathioprine and acetylcysteine. Nintedanib, there is a tyrosine kinase inhibitor orally देते हैं. Side effects are liver abnormalities. Omeprazole for the GERD, vaccines against viruses or bacteria, and lung transplant and ultimate treatment.